हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड सो देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के बारे में और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। ना देखिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कुछ वीडियोस इससे पहले बना के दिए हैं जहां पर मैंने डायपोल क्या होता है, डायपोल डायपोल क्या होता है, पोलैरिटी क्या होती है, चार्जेस के बारे में मैंने बहुत कुछ वीडियोज़ बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि उन वीडियोज़ को ज़रूर देखो, उसके बाद आप इस वीडियो को शुरू करो। क्योंकि जब तक आपको डायपोल के बारे में नहीं पता होगा और डायपोल डायपोल क्या होता है ये सब नहीं पता होगा तो आप इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के साथ। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मैं दो टॉपिक एक साथ पढ़ा रहा हूँ। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्योंकि बहुत छोटा है और उसके साथ मैं ले रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बेसिकली होता क्या है, नाम में ही अपने आप में दिया हुआ है दो डायपोल मेरे पास होने चाहिए जिनका आपस में इंटरेक्शन होगा। अब डायपोल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी ये समझाया कि अगर मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है ए बॉन्ड बी और दूसरा मॉलिक्यूल है ए बॉन्ड बी। अब यहाँ पे ए और बी दो अलग अलग एलिमेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन और मैं दूँ हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन। अब अगर दो मेरे पास अलग अलग एलिमेंट होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन की जगह एक छोटा सिंपल ले लेते हैं जिसके साथ आप काफ़ी यूज टू हो, हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन। अब देखिए यहाँ पे होता है क्या है, जो मेरा बी या तो ए या तो बी दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। मान लीजिए अगर ए आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा विद अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन बी। तो आप इसको कहते हो कि जो डायपोल बना है वो इस डायरेक्शन में बना है, यानी पोलैरिटी का डायरेक्शन यहाँ पर है। अब डायपोल मोमेंट कितना बना है उसको कैलकुलेट कैसे करते थे, चार्ज सेपरेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको सिखाया हुआ है। अब देखिए अगर B इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो A बॉन्ड B बनता, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो B की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाते। उस समय B पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता और A पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता और हम एरो को इस तरीके से ड्रॉ करते। तो दिस इज़ हाउ यू रिप्रेजेंट द पोलैरिटी। आप इस तरीके से पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हो। अब मान लीजिए मेरे पास ऐसे दो मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे की विसिनिटी में आ जाते हैं, ए बॉन्ड बी अगर एक दूसरे की विसिनिटी में आते हैं, काफ़ी क्लोज इनफ आ जाते हैं, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन योर बी एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन योर ए। मैं ये मान के चलता हूँ कि फिलहाल यहाँ पे बी जो मेरा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कंसिडरिंग कि ये मेरा क्लोरीन है। तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर शिफ्टेड टूवर्ड्स बी साइड। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बी की तरफ खींच गए हैं, क्यों, क्योंकि जो बी है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के विसिनिटी में आते हैं, यानी एक दूसरे के करीब आते हैं, तो इनका जो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन दिखाता है। जस्ट लाइक अगर Na+ और Cl- एक दूसरे के करीब होते हैं तो देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उन दोनों को पकड़ के रखती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो NaCl में होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर मेरे पास एक कटायन बनता है, यहाँ पर मेरे पास एक अनायन बनता है, अंदर से कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि यहाँ पे कंप्लीट चार्ज है -1 +1। बट यहाँ जो मेरे पास चार्ज बना है वो क्या बना है, वो एक पार्शियल चार्ज डेवलप हुआ है। और मैंने आप लोगों को पार्शियल चार्ज, कंप्लीट चार्ज, फॉर्मल चार्ज, ये सब के मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक डायपोल है जो यहाँ पर है। अब इसको मैं रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। अगर मैंने आपको ये भी पहले प्रीवियस वीडियोज़ में सिखाया हुआ है, अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो तो एक बेहतरीन तरीका होता है कि A बॉन्ड B, सिंस B इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो B की तरफ ज़्यादा होगी और A की तरफ कम होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का होता है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, करेक्ट। और अगर मान लीजिए मेरे पास A बॉन्ड भी ऐसे बनता, मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरीके से होती, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो मैंने डंबल शेप बनाया हुआ है, एक तरफ फुगा है, बलून जैसा है, या इसको टेडबोल शेप बोलते हैं, जहाँ पे ज़्यादा चार्ज, ये देखो ये सिमेट्री इसकी बिगड़ गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो बी की तरफ ज़्यादा खिसक गए हैं और ए की तरफ कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी की तरफ चली गई है। तो यहाँ का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसके बीच में इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन को हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। तो एक डायपोल मेरे पास ये है, दिस इज़ वन डायपोल, दिस इज़ वन डायपोल, और ये परमानेंट डायपोल है, मतलब ये ऑलरेडी हमेशा डायपोल ही रहेगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आने वाले टाइम में आप सीखोगे इंड्यूस डायपोल भी कुछ होता है।
ठीक है। तो ये दो परमानेंट डाइपोल जब आपस में एक दूसरे के साथ आते हैं, करीब आते हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्शन एग्जर्ट करते हैं और उनके बीच का जो वो इंटरेक्शन होता है, एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, कोलम्बिक अट्रैक्शन जो इंटरेक्शन होता है, अब वो रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आमने सामने कौन सा चार्ज आया। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव सामने आ जाते तो रिपल्शन होता, पॉजिटिव नेगेटिव सामने आएंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करता। हम ये मान के चलते हैं यूजुअली कि पॉजिटिव नेगेटिव ने एक दूसरे को इंटरेक्शन में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है, तो उस इंटरेक्शन को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया। ये उन्हीं कंपाउंड्स में होगा जहाँ पर पोलैरिटी होगी जो कम्प्लीटली, या कहूँगा परमानेंट पोलार होते हैं, जिनके अंदर परमानेंट पोलैरिटी होती है, जिनकी पोलैरिटी वक्त के साथ बदलती नहीं है। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में ही एक स्पेशल केस आता है और उस स्पेशल केस को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं इसके एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक एप्लीकेशन लूँगा, अगला एप्लीकेशन के लिए मैं स्पेशली एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा जहाँ पर मैं बहुत अच्छी चीज़ समझाने वाला हूँ आपको। तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है? देखिए, अगर मेरे पास एक डाइपोल है, मान लीजिए मेरे पास एक डाइपोल है, ठीक है, जैसे उसके लिए कंडीशन क्या होती है, एक ए होना चाहिए और एक बी होना चाहिए। अब हम यहाँ बदलते हैं, इसमें जो हमारा ए होगा ना वो फिक्स हाइड्रोजन होना चाहिए और उसके साथ जो बी लगा होगा ना, बी, ये जो बी होगा ये आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अभी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? अच्छा, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए एंड उनके पास एक्टिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले बेसिकली ऑनेस्टली स्पीकिंग 4 ही एलिमेंट हैं। कौन से हैं? एक तो होता है नाइट्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है फ्लोरीन और कुछ केसेस में क्लोरीन को भी ऑब्जर्व किया गया है। अब ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, कुछ लोग क्लोरीन के साथ एग्री नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी बुक्स में क्लोरीन नहीं लिखा जाता है और मैंने बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी जगहों पे क्लोरीन को ऑब्जर्व किया है, मेंशन किया जाता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तो 110% होते ही हैं। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो यहाँ पर होना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन तो कंपलसरी होना चाहिए और हाइड्रोजन के साथ एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं फ्लोरीन। अब उस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब अगर आप ऑब्जर्व करो नाइट्रोजन को, अगर आप ऑब्जर्व करो ऑक्सीजन को और फ्लोरीन को, अब फ्लोरीन और क्लोरीन एक ही बिरादरी के लोग हैं, फ्लोरीन क्लोरीन एक ही दूसरे के नीचे आते हैं, तो जो स्ट्रक्चर फ्लोरीन का होगा वही स्ट्रक्चर क्लोरीन का भी होगा। तो मुझे उसको बार बार ड्रॉ करने की जरूरत, चलो मैं नीचे बना देता हूँ क्लोरीन। अब नाइट्रोजन की प्रॉब्लम क्या होती है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और बाकी के जो वो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड बनाने में चले जाते हैं। NH3 अमोनिया, द बेहतरीन एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? NH3 अमोनिया। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम क्या होती है, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाकी के बचे हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ चले जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। फ्लोरीन की प्रॉब्लम क्या होती है कि इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। मतलब अगर मैं यहाँ ऑब्जर्व करूँ तो मेरा नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर एक तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं पर उनके साथ हाइड्रोजन लगा होना चाहिए। तीसरा, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिमिलरली क्लोरीन का भी वही फॉर्मूला आएगा कि अगर मैं इसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे मेरे पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा जो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इन कंपाउंड्स में हमने ये ऑब्जर्व किया है जहाँ पर एक हाइड्रोजन अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा है, इन चारों में से कोई एक, तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व की गई है। अब बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, देखो मैंने एक वर्ड पे आप फोकस करो। जब मैं डाइपोल डाइपोल वर्ड यूज़ कर रहा था तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया इंटरैक्शन, और जब मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें एक वर्ड आ रहा है बॉन्डिंग। तो इंटरैक्शन और बॉन्डिंग में कोई फ़र्क है क्या? भाई बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क क्या है? देखिए, मान लीजिए हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन की और हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन की। सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था जो उसने फ्लोरीन के साथ शेयर किया। सिमिलरली सामने एक और मॉलिक्यूल आ जाता है जिसमें हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे जो इस तरीके से शेयर हो गए। अब समझने की कोशिश करना, होता यह है कि यहाँ पर आपका फ्लोरीन सबसे पहली कंडीशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेता है।
जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलमोस्ट फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यू गेट अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, अ वेरी हाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड फ्लोरीन के ऊपर यू गेट अ वेरी हाई पार्शियल नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के आ गई है। अच्छा, सेम दूसरे मॉलिक्यूल में हुआ होगा, आपका हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया होगा और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया होगा। अब देखिए होता क्या है, ऑब्वियस ही बात है, जब दो डाइपोल हैं, ये पहली बात है कि वो डाइपोल हैं, तो उनका पॉजिटिव चार्ज और उनका नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन तो होगा ही होगा। तो आप इसको कहोगे कि एक तरीके से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज विल इंटरेक्ट विद ईच अदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर मेरा जो हाइड्रोजन एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स को इतना ज़्यादा पुल कर लिया गया है फ्लोरीन की तरफ कि वो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन उसके पास ना के बराबर होते हैं। और दूसरी बात, उसके सामने जो मेरा फ्लोरीन खड़ा है उसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से मेरा हाइड्रोजन भीख मांगेगा कि भाई देखो मेरे इलेक्ट्रॉन को मेरे फ्लोरीन ने ले लिया है तो मैं कुछ तो करूँगा ना। देखो दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप को, केमिस्ट्री में हर एक एलिमेंट, पूरी केमिस्ट्री की लड़ाई इलेक्ट्रॉन के लिए मची हुई है। ये इलेक्ट्रॉन ही सबसे खराब इंसान है। पूरी केमिस्ट्री के 118 एलिमेंट सिर्फ नोबल गैसेस को छोड़ के, ये सब इलेक्ट्रॉन के चक्कर में पड़े हैं। अब मेरा इलेक्ट्रॉन अगर तुम लोगे तो मैं शांत थोड़ी ना बैठूंगा, मैं भी तो कुछ करूंगा ना। तो अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर फ्लोरीन लेके जाएगा तो हाइड्रोजन भी तो अपने आप को, ये लड़ाई मची हुई है दो भाइयों के बीच में, समझ लो आप। एक ताकतवर था, एक कमज़ोर था। अब दो घर हैं, दो अलग अलग घर हैं, तो एक घर में एक भाई ने दूसरे भाई से छीन लिया, तो दूसरे घर में भी एक भाई ने दूसरे भाई से छीन लिया। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पे इस भाई का और इस भाई का आपस में टाँका भिड़ गया। ये देख रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में शेयर हो जाते हैं। अब देखो तुम्हारे दिमाग में आएगा, सर कोवेलेंट बॉन्ड बना, यही प्रॉब्लम आती है। क्या सच में कोवेलेंट बॉन्ड बना? मतलब कुछ ऐसा हुआ है क्या, हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ नाता बनाया, हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ नाता बनाया, इस हाइड्रोजन और इस फ्लोरीन का रिलेशन थोड़ा ख़राब हो गया, इस हाइड्रोजन और इस फ्लोरीन का रिलेशन थोड़ा ख़राब हुआ, तो क्या इस फ्लोरीन ने इस हाइड्रोजन के साथ नाता बनाया क्या, बॉन्ड बनाया क्या? अब एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग वो एक प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं होता। इट्स नॉट अ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कहते हैं ना, बाहरी समर्थन है, मैं हूँ और मैं नहीं भी हूँ। मतलब मैंने तेरे साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया भी है, नहीं भी किया है, नॉट अ कोवेलेंट बॉन्ड। देखो कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन की बात करो तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन, तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। बट यहाँ पर जो मेरा हाइड्रोजन है और जो मेरा ये फ्लोरीन है, एक साइड का फ्लोरीन और एक साइड का हाइड्रोजन, इनके बीच में जो ये जो पता नहीं कैसा अजीब सा एक संबंध, एक अजीब सा बॉन्ड बना है, एक अजीब सा रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, आई डोंट नो क्या कहलाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो ये ना तो, आप समझ रहे हो ना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ना तो हाँ है ना तो ना है, बॉन्ड है भी, बॉन्ड नहीं भी है। ये हम सब ने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है। हम सब की लाइफ में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, जहाँ पर आप उस बॉन्ड को मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हो। मतलब प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड से थोड़ा कम होता है और बिल्कुल बॉन्ड नहीं है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब वो एक डायलॉग आता ना कि तुम मेरे दोस्त से बढ़कर हो और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से कम हो, वो जो बीच वाली सिचुएशन होती है ना, वो सेम सिचुएशन यहाँ बन गई है। तो यहाँ पे फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड जैसी कोई चीज़ बनी है वो एक्चुअल कोवेलेंट बॉन्ड से 1/10 पावर की होती है। 1/10 ऑफ एक्चुअल कोवेलेंट बॉन्ड। एक्चुअल कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है नॉर्मली, एक जो ऑनेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तेरा एक इलेक्ट्रॉन मेरा, हम दोनों बॉन्ड बनाएंगे, उससे ये जो बॉन्ड बना है 1/10 होता है, मतलब 10 टाइम्स कमज़ोर होता है। तो आप इसकी स्ट्रेंथ समझ सकते हो कितनी होगी। लेकिन हाँ, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो हो रहा था, जैसे ये ए बॉन्ड, नॉर्मल जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है जहाँ पे सिर्फ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आप आपस में एक दूसरे के सिर्फ इंटरेक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं होती, तेरा नेगेटिव चार्ज मेरा पॉजिटिव चार्ज, लेट्स हैव एन इंटरेक्शन। बट जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बढ़ता जाएगा तो जो हाइड्रोजन बेचारा गरीब होगा, ये जो गरीब हाइड्रोजन होता है, ये बेचारे इस फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन मांगना शुरू कर देता है। तो वहाँ पर इंटरेक्शन थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट होने लगता है रिलेशन में, और वो रिलेशन इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ना तो पूरा बॉन्ड बनता है, ना ही वो ना के बराबर रहता है। तो इंटरेक्शन से ज़्यादा और प्योर कोवेलेंट बॉन्ड से कम।
तो इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड इतना आसान नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर मैं आपको एप्लीकेशंस बताना स्टार्ट करूं तो बहुत सारे एप्लीकेशन, अगर आप बैठे हो, मैं बैठा हूं और हम सब अगर जिंदा हैं तो वो ऑल थैंक्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स कितने होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले इंट्रामॉलिक्यूलर, दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है हम उसको इंट्रा कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये देखो, ये मेरे पास नाइट्रोफिनॉल है, आई हैव गॉट अ नाइट्रोफिनॉल। पर ये नाइट्रोफिनॉल की प्रॉब्लम क्या है, इसका अगर आप देखो तो NO ग्रुप, NO2 ग्रुप और OH ग्रुप ये एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशंस पे लगे हुए हैं। तो यहाँ का जो ऑक्सीजन है और यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं अपने ही अंदर। तो अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर बॉन्ड बनता है तो उसको क्या कहेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। लेकिन अगर ये OH ग्रुप, ये जो OH ग्रुप है अगर सामने जाके पैरा पोजीशन पे लग जाए और उस केस में अगर दो मॉलिक्यूल आमने सामने आ जाएं तो इसका NO2 ग्रुप सामने एक और मॉलिक्यूल के OH ग्रुप के साथ फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और उस पर्टिकुलर केस में इसको कहोगे इंटरमॉलिक्यूलर। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर बनेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर बनेगा तो इंट्रामॉलिक्यूलर। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन क्या है? आप सबने DNA पढ़ा होगा, बायोलॉजी ली होगी अगर थोड़ी बहुत, तो बायोलॉजी में हमने क्या पढ़ा है, DNA होता है, RNA होता है, वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वो होता है ना वेटसन क्रिक का दिया हुआ हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वो सीढ़ी की तरह, सांप सीढ़ी की तरह दिखता है जो। तो ये आपने कहीं पढ़ा होगा। ये क्या है बेसिकली, आपके पास एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम इज़ हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ DNA। जो DNA होता है जैसे धागा होता है, आपने पतंग उड़ाई है, पतंग उड़ाते हो ना, तो पतंग का जो मांझा होता है, जो रस्सी होती है, तो उसको हम कैसे कॉइल करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो उसको जब कंडेंस फॉर्म में कर दिया जाए तो आपको क्रोमोजोम मिलता है। तो ये आपका क्रोमोजोम है। अगर उसका धागा पकड़ के मैं खींच दूं, जैसे वो जो पतंग उड़ाने की रस्सी होती है उसको हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मराठी में मांझा कहते हैं, ठीक है, तो उसको अगर मैं खींच दूं तो वो धागा निकल जाएगा। जब वो धागा निकलेगा, ये जो धागा जैसा निकलेगा, इसको हम DNA स्ट्रक्चर कहते हैं। अब उस DNA स्ट्रक्चर को अगर मैं बहुत ऑब्जर्व करूँ फाइन ढंग से तो मुझे पता चलता है वो सीढ़ी जैसा था। इट वॉज लाइक डबल हेलिकल, ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। और उसमें सेक्शन बाय सेक्शन जो मुझे चीज़ मिलती है उसको हम जीन कहते हैं। अब ये जो एक्चुअल है, ये तो भाई हेलिकल स्ट्रक्चर था, कंडेंस था, उसको धागे को खोल दिया, खोलने के बाद ध्यान से देखा, फिर और जूम करके जब मैं देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि आपका DNA, इन शॉर्ट क्रोमोजोम या DNA, जो भी मैं कहूँ उसको, कंडेंस फॉर्म को क्रोमोजोम कहते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म को DNA कहते हैं, वो एक्चुअली बना हुआ है तीन चीज़ों का, एक फॉस्फर ग्रुप का, एक शुगर का और एक बेस का। तो क्या क्या मैंने कहा, एक फॉस्फर ग्रुप होता है उसके अंदर, और एक कौन होता है, एक उसके अंदर होता है शुगर, और एक कौन होता है उसके अंदर, एक बेसिक ग्रुप होता है, एक बेस होता है। तो ये जो तीन ग्रुप होते हैं ये जब बार बार रिपीट करते हैं तो मुझे एक DNA स्ट्रक्चर मिलता है। अब देखो समझने वाली बात है, कैन यू से दिस पर्पल कलर का, कैन यू से दिस ग्रुप, कैन यू से दिस रेड, तो ये दोनों पहले देखो रिपीट हो रहे हैं, येलो रेड। ये जो बीच में लगे हुए लोग हैं, ये जो बीच में लगे हुए लोग हैं, ये हमारे बेस हैं। तो ये बेस हैं, अंदर की तरफ जो हैं DNA के बेस हैं, ठीक है। उसके बाद कैन यू से दिस, ये ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम शुगर कहते हैं। ये एक पेंटोज शुगर है, ठीक है, इट्स अ शुगर, इसको हम राइबोज कहते हैं, ठीक है, राइबोज। तो ये आपके पास एक शुगर है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नोटिस करो, कैन यू से दिस, आपको ये दिख रहा होगा, ये बॉल शेप में ऐसा, इसको हम फॉस्फर ग्रुप कहते हैं। तो आपके पास एक फॉस्फर ग्रुप है जो शुगर और बेस, शुगर और बेस, शुगर और बेस, शुगर और बेस को पकड़ने का काम करता है। मतलब अगर मेरे पास एक शुगर प्लस बेस है और मेरे पास एक और शुगर प्लस बेस है, मैं थोड़ी देर में इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको, तो इन दोनों को पकड़ने का काम कौन करता है, वो फॉस्फर का ग्रुप करता है। तो बाइंडिंग पकड़ के रखने का, और यही चीज़ जब रिपीट होते जाती है तो हमें एक DNA का स्ट्रक्चर मिलता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई सर आपने कहा एक तो फॉस्फर ग्रुप होता है, एक आपने कहा शुगर होती है, फिर एक आपने कहा उसके अंदर कौन होता है, बेस होता है, तो ज़रा बताइए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्योंकि यही चीज़ है जो बार बार रिपीट होती है। देखो फॉस्फर ग्रुप कांस्टेंट होगा, शुगर कांस्टेंट होगी, अलग अलग टाइप के बेस होते हैं। हमारे पास 4 टाइप के बेस होते हैं जो DNA में प्रेजेंट होते हैं, एडिनाइन, गुएनाइन, थायामाइन,
एंड साइटोसाइन, एक और होता है यूरेसिल जो आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो देखो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर है, दिस इज़ माय डीएनए स्ट्रक्चर जो डबल हेलिकल स्ट्रैंड में होता है। तो इसमें एक होता है थायामाइन, एक होता है साइटोसाइन, एक होता है एडिनाइन, एक होता है गुएनाइन। तो ये देख रहे हो, ये मेरे पास बेसेस हैं, ये मेरे पास बेस हैं। तो अगर थायामाइन का बेस देखोगे तो थायामाइन का बेस ये है, साइटोसाइन का बेस देखोगे तो बेस ये है, एडिनाइन का बेसिक ग्रुप ये है। अब व्हाई आई एम कॉलिंग दैम बेस, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप इसको बेस क्यों कह रहे हो, बेस में तो OH होना चाहिए। जी नहीं, जहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, हम लोगों ने ये पढ़ा है नाइट्रोजन इज बेसिक, लिविस बेस, जहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो कंपाउंड बेसिक नेचर दिखाता है। और यहाँ पर जितने भी मेरे कंपाउंड्स हैं इन सब में नाइट्रोजन है। कैन यू से दिस, आई हैव गॉट नाइट्रोजन प्रेजेंट ओवर हियर, इसीलिए ये क्या नेचर दिखाएगा, इसीलिए हम इनको बेस कहते हैं। तो डीएनए में जिसको डीऑक्सी राइबो, देखो कैन यू सी द वर्ड राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर 4 अलग अलग टाइप के बेस प्रेजेंट होते हैं। शुगर सब में सेम है, शुगर कॉमन है, डीऑक्सी राइबो, राइबोस, राइबोस हमारे पास शुगर होती है राइबोस, आरएनए राइबो, इसमें भी राइबोस होती है, न्यूक्लिक एसिड। तो बस फ़र्क कहाँ आता है, बेसिस में। थायामाइन, साइटोसाइन, एडिनाइन, गुएनाइन, इसमें साइटोसाइन, एडिनाइन, गुएनाइन, थायामाइन की जगह यहाँ पे क्या आ जाता है, यूरेसिल। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ भगवान ने ये सारी चीज़ें बनाई कैसे यार, इतना दिमाग कहाँ था भगवान का, वॉट एवर यू कॉल इट, जो भी कहो, वो एक इंसान क्या बनाया है यार, क्या इंजीनियरिंग करी है, वाह मानने, मतलब हेड्स ऑफ। यहाँ आने के बाद मैं बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते ऐसा मुझे ना कभी कभी बहुत हैरानी होती है, मैंने जो गहरी सांस ली, ऑक्सीजन गया अंदर लंग्स में से, देखो हीमोग्लोबिन आया, उसका आयन था, आयन ने ऑक्सीजन को पकड़ा, वो जा रहा है लंग्स में से हार्ट में से फिर से बाहर आएगा, फिर से सेल के पास जाएगा। क्या ब्यूटीफुली डिजाइन, और सब सिंक्रोनाइज्ड है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपका लंग्स कहेगा नहीं मैं आज हड़ताल पे मैं थक गया मैं काम नहीं करेगा, एकदम सिस्टमेटिक रिदम में चलता है। क्या ब्यूटीफुल चीज़ बनाई है इंसान ने, मतलब अपनी जो बॉडी है बहुत वंडरफुल चीज़ है, और ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। और ये कहने के लिए बायोलॉजी है, बट अगर आप बायोलॉजी को लोअर लेवल पे जाके देखो तो वो केमिस्ट्री हो जाती है। कहने के लिए हम उसको बायोलॉजी कहते हैं, बट लोअर लेवल पे जब आप जाते हो, एटॉमिक लेवल पे जाते हो, तो वो केमिस्ट्री हो जाती है। इसीलिए आजकल आप नोटिस करोगे जितने नोबेल प्राइजेस आ रहे हैं ये बायो केमिस्ट्री के लोगों को ज़्यादा मिल रहे हैं, जहाँ पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिक्स हो जाती है। तो इसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच, जहाँ पे आप ये नहीं कह सकते प्योर बायोलॉजी है या प्योर केमिस्ट्री है, ये बायो केमिस्ट्री है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे पास ये था, मैं आपसे कह रहा था ना कि मेरे पास एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो ये है मेरा फॉस्फेट ग्रुप, और ये है मेरा शुगर जिसको हम राइबोस शुगर कहते हैं, और ये है मेरा नाइट्रोजन का बेस। सिर्फ ये नाइट्रोजन का बेस बदलेगा, क्या बदलेगा, नाइट्रोजन का बेस। अब देखो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ एक और है, हमारे पास 2 स्ट्रैंड हैं, अगर आप ध्यान से देखो, एक स्ट्रैंड ये वाला है और एक स्ट्रैंड ये वाला है। आपको पता सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या है, इन स्ट्रैंड्स की खासियत ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पे एडिनाइन है तो यहाँ पे थायामाइन होगा, और यहाँ पे गुएनाइन है तो यहाँ पे साइटोसाइन होगा। ATGC इनका आपस में बॉन्ड होता है। ATGC, A के सामने हमेशा T होगा और G के सामने हमेशा C होगा, ये फिक्स है। अगर आप देखो यहाँ पे गुएनाइन, साइटोसाइन, थायामाइन, एडिनाइन, ये इंटरचेंज हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ साइड में एडिनाइन हो, वहाँ साइड में थायामाइन हो, यहाँ साइड में गुएनाइन हो, वहाँ साइड में साइटोसाइन हो, पर बॉन्ड जब भी बनेगा तो वो ATGC का ही बनेगा, A का T के साथ और G का C के साथ। अब क्वेश्चन ये है बॉन्ड बनेगा मतलब 2 अलग अलग स्ट्रैंड है ना, तो बॉन्ड कैसे बनेगा, यही खूबसूरती है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है और ये दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है। डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, जो डबल हेलिकल चलता है ना, 2 स्ट्रैंड होते हैं। अगर आप इसको देखो, ये मेरे पास गुएनाइन है, ये मेरे पास शुगर है, आई हैव गॉट अ शुगर ओवर हियर। ये मेरे पास फॉस्फर ग्रुप है जो 2 को पकड़ के रखा है, आई हैव गॉट फॉस्फर ग्रुप, ठीक है। ये मेरे पास जो बेस है, ये मेरे पास जो बेस है, इसको ध्यान से देखो, और यहाँ का जो बेस है इसको ध्यान से देखो, सिर्फ बेस में फ़र्क आया है, शुगर सब में सेम है और फॉस्फर ग्रुप सब में सेम है। अब आपका गुएनाइन वाला जो बेस है वो हमेशा साइटोसाइन वाले के सामने आएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कैन यू सी, ऑक्सीजन है और इस नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन है। हमारी सिचुएशन क्या थी, नाइट्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, फ्लोरीन होना चाहिए, क्लोरीन, और एक हाइड्रोजन होना चाहिए अटैच। देखो यहाँ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो उस हाइड्रोजन पे क्या बन जाएगा, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन उसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे यहाँ क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसीलिए आप कभी भी देखो, और थायामाइन और एडिनाइन के बीच में क्या बन रहा है, कैन यू सी दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, कैन यू सी दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, परफेक्ट। तो यही रीज़न होता है कि थायामाइन और एडिनाइन ATGC
ये ATGC ही चलता रहता है और इसी वजह से उसमें हेलिकल कर्व आता है। जो स्ट्रक्चर में कर्व आते हैं ना, मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप बनते हैं, उसके अंदर आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही वो रीज़न है कि आपका जो DNA स्ट्रक्चर है जो आपने पढ़ा है वो इस तरीके से, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ा है वो इसी वजह से होता है। अगर आप इस डायग्राम को अब देखो ध्यान से, आपको ये जो बॉन्ड्स दिख रहे होंगे, ये बॉन्ड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अब ये बॉन्ड्स आपको रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का सबसे पहला एप्लीकेशन इज योर DNA स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रैंड ऑफ योर DNA स्ट्रक्चर। अब जो सेकंड एप्लीकेशन इसका है वो है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो सेकंड एप्लीकेशन होता है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने ये सब पढ़ा होगा, सब सुना होगा कि एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन 0 डिग्री एंड 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता क्या है बेसिकली, तो इसको मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, वरना ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अगर आपको ये मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, आपको यहाँ से कुछ भी सीखने नया मिल रहा है, तो प्लीज़ लेक्चर्स को शेयर करो लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे साथ जुड़ाओ, इनको व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, यहाँ जहाँ भी होगा। अगर आप टीचर्स हो, अगर आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो तो प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स तक शेयर करो एंड उन्हें कहो कि चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत और मैं नए नए वीडियोज़ डालने वाला हूँ आने वाले टाइम में। और मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको एक तो DNA समझ गया हो गया, बीइंग अ केमिस्ट्री स्टूडेंट आपको ये बायोमोलिक्यूल्स में काम आएगा जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे। दूसरा, हमें हाइड्रोजन बॉन्ड का एप्लीकेशन समझ गया होगा। उम्मीद है अब ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स। बाय बाय।